हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसके सेकंड लेक्चर के साथ यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवाल को देखा था जो कि इन्वायरमेंट वाले टॉपिक से आया हुआ था बेसिकली। और आज जो हम लोग इस लेक्चर को लेकर आए हैं इसमें आपको ज़्यादातर सवाल जो हैं इकोलॉजी से संबंधित होंगे। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में ये देखा था कि इन्वायरमेंट क्या होता है, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि इकोलॉजी क्या होता है। तो जो भी लोग कल वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली ये बता देता हूँ कि इन्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, जिसे हम लोग हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं, पर्यावरण। ओके, इन्वायरमेंट को हम लोग हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं और इकोलॉजी को हम लोग हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं, पारिस्थितिकी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों वर्ड हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल तो देते हैं कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बट थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज है इसमें। अगर इन्वायरमेंट की हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जो हमारे जीवन को संभव बनाने के लिए प्रेजेंट हैं हमारे आसपास। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें या सामान जो भी हैं हमारे आसपास जो भी मौजूद हैं, चाहे वो नेचुरल हैं चाहे वो मैन मेड हैं, जिससे जीवन जो है वो संभव हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है, उसी चीज़ को हम लोग इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। अगर इसे हम लोग एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करें तो इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड अस, around us that support life। यानी वो हर एक चीज जो हमारे आसपास घेरी हुई है हमको और जो हमारे लाइफ को सपोर्ट कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। अगर हम लोग इकोलॉजी की बात करें तो पारिस्थितिकी बेसिकली एक तरीके का आप वो साइंस का वो ब्रांच है या वह विज्ञान है जो जीवन तथा उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध जो होते हैं ना उसके अध्ययन की बात करता है। ओके, तो जो इकोलॉजी होता है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड देयर सराउंडिंग, देयर सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि इकोलॉजी वह विज्ञान है जो जीवों तथा उनके पर्यावरणों के बीच पारस्परिक जो संबंध होते हैं बेसिकली उसी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। और एनवायरनमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, वो हर एक चीज जो हमें चारों तरफ से घेरी है और जो हमारे जीवन को आसान बना रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। अगर इसको हम लोग सिंपली वन वर्ड में अगर आंसर करने की कोशिश करें तो इसका बेस्ट आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगा कि एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड अस, दैट्स इट। वो हर चीज जो हमें घेरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। ओके, अगर इकोलॉजी की बात किया जाए, एक सिंपल डेफिनेशन अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विद इन दैट environment, within that environment। अगर इतना भी आप समझ जाएंगे तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा कि मतलब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा है बेसिकली, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। ओके, तो जो भी हमें चारों तरफ से घेरी है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। और इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनके बीच जो परस्पर अध्ययन किया जाता है या स्टडी किया जाता है उनके रिलेशन यानी उनके संबंधों के बीच में, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ओके,
आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग सीधे इस टॉपिक के सवालों पे चलते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, वो सवाल ये कह रहा है कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, यानी जो पारिस्थितिकी होती है वो इन चारों ऑप्शन में से किन किन के बीच के संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, दूसरा दे रखा है मैन एंड फॉरेस्ट, तीसरा दे रखा है आपका सॉइल एंड वाटर, चौथा दे रखा है हस्बैंड एंड वाइफ। ये तो अलग ही लेवल का गेम, मतलब जो एग्जामिनर था वो सेट किया ऑप्शन। ओके, तो हस्बैंड एंड वाइफ का तो कोई मैटर नहीं है, अगर ऐसे अध्ययन किया जाए तो उसे कुछ और ही डिफाइन करते होंगे, इकोलॉजी तो बिल्कुल नहीं कहते होंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका चला गया। सॉयल यानी मिट्टी और पानी के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, नहीं। मैन एंड फॉरेस्ट के बारे में अगर बात करें, आदमी और जंगलों के बारे में अध्ययन की बात किया जाए तो उसे इकोलॉजी कहा जाता है, नहीं। तो कहा किसको जाता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव होते हैं, और उसके इन्वायरमेंट यानी उसके चारों तरफ जो घेरा रहता है उस चीज के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ओके, तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। यही मैंने पिछले वाली स्लाइड में आपको बताया कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में जो डिफरेंस है, मैंने वहां पे आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश किया था। आई होप वो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, यानी ये इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इकोसिस्टम को हम लोग बोलते हैं बेसिकली, हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो पारिस्थितिकीय तंत्र बोलते हैं। ओके, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी साथ में लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक इंग्लिश वाले टर्म का हिंदी में आपको अनुवाद करके बता रहा हूँ। ओके, तो पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। तो सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सही नहीं है इकोसिस्टम के बारे में। तो पहला क्या दे रखा है ऑप्शन में, इट रिप्रेजेंट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन एनी गिवन स्पेस टाइम यूनिट। ओके, तो ये एकदम प्रॉपर इसका डेफिनेशन है। अगर इसको, इस सिस्टम को हम लोग एक बार में एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो यही आपको डेफिनेशन हो जाएगा। ओके, अगर इसे हिंदी में हम लोग समझने की कोशिश करें तो मतलब कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो बेसिकली यह वह प्रणाली होती है जिसमें जो जीवित प्राणी होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए या सूक्ष्म जीव हो गए, वो सब इसमें आ जाएंगे। प्लस यानी वह प्रणाली जिसमें जीवित प्राणी और निर्जीव घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, इसमें क्या आ जाएंगे आपकी, जैसे वायु आ गया, हवा आ गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य की जो किरणें हैं वो हो गई, तापमान हो गया, ये सब जो आते हैं ये निर्जीव यानी एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो मैं इसको वापस एक बार डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि जो इकोसिस्टम होता है स्टूडेंट, वह प्रणाली होता है जिसमें जीवित जो प्राणी होते हैं और जो निर्जीव घटक होते हैं यानी एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ तथा अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और साथ ही साथ जो उनके आसपास रहने वाले एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वो दोनों मिलके एक दूसरे के साथ तथा इन्वायरमेंट के साथ, प्लस इन्वायरमेंट ये तीनों मिलके एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ओके, तो इट रिप्रेजेंट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इन एनी गिवन स्पेस टाइम यूनिट। ओके, ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ सवाल क्या पूछा है, नॉट ट्रू, कौन सा गलत है वो पूछ रहा है। तो इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इस बायोस्फीयर का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो आपका इकोसिस्टम हो जाता है। इट हैज ओन प्रोडक्टिविटी, इसकी अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं बेसिकली, इसमें ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, तो इनकी अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी है। ये भी आपका बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी कह रहा है इट हैज क्लोज सिस्टम, नहीं, अगर क्लोज कर दिया जाएगा तो जो भी मतलब इसके आसपास सभी जानवर या एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से
मिलजुल नहीं पाएंगे। ओके, तो ये रीजन है कि ये क्लोज सिस्टम नहीं है। तो ये है क्या फिर? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ओपन सिस्टम हो जाएगा। इन इको सिस्टम इज अ ओपन ओपन सिस्टम। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो इको सिस्टम होता है वो एक तरीके का ओपन सिस्टम होता है। यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई क्लोज रिलेशन है, मतलब कोई बाउंडेशन है एक दूसरे के बीच, यानी इसमें कोई भी रह सकता है और एक दूसरे से मिलजुल के रह सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ओके, और यही आपका गलत है क्योंकि ये ओपन सिस्टम है ना कि एक क्लोज सिस्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसमें असर्शन जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो भी इन्वायरमेंट होते हैं या जो भी बायोस्फीयर है बेसिकली एक तरीके के ऐसे सिस्टम होते हैं, ये ओपन सिस्टम होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें क्लोज कर दिया जाएगा तो जो भी इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले प्राणी है एक दूसरे से वो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कांटेक्ट इन द सेंस ये है कि जो एक म्यूचुअलिज्म इनके बीच में होता है या सिम्बायोसिस होता है, ये सब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, जिस वजह से उनकी लाइफ उनको सर्वाइव करने में मुश्किल होगी। ओके, तो बेसिकली यही रीजन है कि बायोस्फीयर जो है एक तरीके का क्या है, ओपन सिस्टम है। ओके, तो ये आपका असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है कि देयर कैन नॉट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इन द बायोस्फीयर। ओके, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, तो असर्शन तो आपका करेक्ट हो गया, लेकिन रीजन क्या कह रहे हैं कि बायोस्फीयर में जो नए पदार्थ होते हैं उनका पुनर्निवेश नहीं हो सकता। ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो प्राणियों को जीने में काफ़ी मुश्किल आएगी, इनफैक्ट वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देयर यहाँ कैन नॉट लिख दिया है, बेसिकली ये एक तरीके का एक्सट्रीम वर्ड भी है। तो बेसिकली देयर कैन भी होना चाहिए यहाँ पे, देयर कैन बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इन बायोस्फीयर। ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाता अगर यहाँ पे कैन भी लगा दिया होता, कैन नॉट भी लगा दिया तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे लिख दिया, आधे स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। आधा स्टेटमेंट देखते हैं, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट ऑफ एनर्जी। ये आपका आधा सही है, आधा गलत है। यानी जो रीजन कह रहा है, रीजन में आधा गलत है और आधा आपका सही है। तो बेसिकली जब आधा गलत है तो कोई भी स्टेटमेंट या तो पूरा सही होगा या तो पूरा गलत होगा। तो ये जब एक गलत मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है ये गलत हो जाएगा। ओके, तो रीजन आपका गलत है। तो इसका स्टेटमेंट असर्शन वाला करेक्ट है, द बायोस्फीयर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। तो ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसमें दिया है? ए। अच्छा, ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर रीजन में वही कैन नॉट की जगह कैन भी लिख दिया होता तो ये रीजन भी आपका सही हो जाता। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। बेसिकली ये एक करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम, यानी ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर के रेंज तक की बात कर रहा है। यानी कोई भी चीज यहाँ पे सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ओके, यहां से लेके ये बायोस्फीयर के बीच में रिलेशन को बताना पूछना चाह रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो चारों स्टेटमेंट, मतलब जो चारों वर्ड मेंशन किए गए हैं वो सभी में दे रखे हैं। ओके, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़े बड़े होते हुए एंड सो ऑन वाला कंटिन्यूअसली चला जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट, तो पहले ऑप्शन में दे रखा है पॉपुलेशन, फिर इकोसिस्टम, कम्युनिटी और लैंडस्केप की बात कर रहा है। ओके, तो पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट की, पॉपुलेशन आपका होता क्या है? तो पॉपुलेशन जो बेसिकली क्या होता है, ये एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह होता है बेसिकली, जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं और आपस में प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग किसी गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अगर ह्यूमन को देखेंगे तो ह्यूमन भी आपको मिलते हैं, इसके साथ साथ एनिमल्स भी आपको देखने मिलते हैं, गाय भैंस जानवर ये सब देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे भी आपको देखने को मिलते हैं बेसिकली, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी होते हैं। वो भले से हमको दिखते नहीं लेकिन होते तो वो भी हैं। तो ये क्या है बेसिकली, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन
के जितने भी आपके वहाँ पे दिखेंगे लोग, वो सब क्या हो जाएंगे, एक तरीके की पॉपुलेशन। अगर एनिमल की बात किया जाए तो बेसिकली ये भी वहाँ पे जितने सारे दिखेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एक तरीके की पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। प्लांट्स की बात करें तो वो भी आ जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन होता है वो एक ही प्रजाति के जीव होते हैं, यानी सिंगल स्पीसीज वाले यहाँ पे जो एनिमल होते हैं, सिंगल स्पीसीज वाले एनिमल, एनिमल या प्लांट, ओके। यानी जो सिंगल स्पीसीज वाले एनिमल होंगे वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, पॉपुलेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी गांव में अगर इनफैक्ट एग्जांपल लिया जाए तो आदमी भी देखने को मिलेंगे, एनिमल भी देखने को मिलेंगे, प्लांट भी देखने को मिलेंगे। अगर इन सबको कंबाइंड कर दिया जाए तो ये बेसिकली किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपकी कम्युनिटी। यानी दो या दो से अधिक जो पॉपुलेशन की या स्पीसीज की कैटेगरी होगी या ग्रुप होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। तो पहला अगर देखा जाए सिंगल स्पीसीज के बारे में तो वो आपका हो जाएगा आपका पॉपुलेशन, यानी ये पॉपुलेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमें आंसर डिराइव करना है कि आंसर कहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो पहले वाले कैटेगरी में हम लोग पॉपुलेशन, यानी ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा पॉपुलेशन। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा आपका कम्युनिटी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन की जस्ट यानी आगे वाला जो स्टेप है वो आपका कम्युनिटी हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है, इकोसिस्टम दे रखा है और लैंडस्केप दे रखा है। अगर हम लोग इकोसिस्टम की बात करें तो बेसिकली ये एक तरीके का समुदाय है जिसमें इसके अजैविक एबायोटिक घटक भी शामिल हो जाते हैं। यानी अभी हम लोग लिविंग की बात कर रहे थे, इसमें जो इकोसिस्टम है इसमें लिविंग के साथ साथ लिविंग प्लस नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ये दोनों आ जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे, ओके ओके। तो ये हो गया पहला पॉपुलेशन, दूसरा हो गया आपका कम्युनिटी, तीसरा हो गया इकोसिस्टम। अब इसके बाद जो बचा है वो आपका लैंडस्केप यानी बायोम की बात कर रहा है बेसिकली। तो बायोम क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली इट इज अ लार्ज इकोलॉजिकल एरिया विद सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन और ए बायोम कैन हैव मल्टीपल इकोसिस्टम विद इन इट। यानी ये सबसे बड़ा होता है जो भी बायोम होता है। अगर बायोम की हम लोग बात करें स्टूडेंट तो बायोम में कई तरीके के इकोसिस्टम आ सकते हैं, यानी मल्टीपल इकोसिस्टम इसमें होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल इकोसिस्टम, इसका मतलब यह है कि बायोम जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब मल्टीपल इकोसिस्टम आ सकते हैं तो उसमें लैंडस्केप भी हो सकता है, आपका जलमंडल भी हो सकता है यानी वाटर बॉडी वाला हो गया। तो ये सब देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो बायोम होगा वो काफी बड़ा होगा, उससे छोटा क्या होगा, इकोसिस्टम होगा, उससे छोटा क्या होगा, कम्युनिटी होगा और उससे छोटा पॉपुलेशन। तो जो ऑर्डर मैंने ये बताया आपको, ये जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही आपका करेक्ट स्टेटमेंट मतलब आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले में पॉपुलेशन है, यहाँ भी है, यहाँ पे लैंडस्केप पहले दिया है, सबसे बड़ा वाला पहले दे दिया, तो ये तो आपका चला जाएगा, ओके। यहाँ पे पॉपुलेशन है, फिर कम्युनिटी है, फिर इकोसिस्टम, लैंडस्केप। यानी इसका मतलब है कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पॉपुलेशन दिया है, फिर कम्युनिटी दे रखा है, फिर इकोसिस्टम दे रखा है, फिर लैंडस्केप, यानी इसी को हम लोग बायोम भी कह सकते हैं। बायोम का एक बेसिकली एक तरीके का ये हिस्सा है, टोटल बायोम नहीं है। बायोम में सभी आ जाते हैं, इस प्लेनेट पे पाए जाने वाली हर एक चीज बायोम के अंदर आ जाएगी, ओके। तो लैंडस्केप भी उसी में आ जाता है। तो बेसिकली ये इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इकोसिस्टम। यानी स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं उन इकोसिस्टम के बारे में, उनसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एजी टांसरे। ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो एजी टांसरे साहब थे उन्होंने ही पहली बार इकोसिस्टम के जो टर्म है उसको यूज किया था। ये फैक्चुअल नेचर का है और इस पॉइंट को आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, ओके। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कह रहा है सेकंड वाला, दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। यानी इसके कहने का मतलब है कि ऑटोट्रॉफ के बारे में पूछ रहा है कि ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं या भोजन बनाने में कैपेबल होते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ओके। स्टेटमेंट 3 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कंज्यूमर्स कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कंज्यूमर्स फोटोसिंथेसिस करता तो वो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आता, न कि वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा, ओके। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो स्पीसीज या मतलब आप कह लीजिए कि ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स।
ना कि ये कंज्यूमर होंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। कंज्यूमर होते क्या हैं? तो कंज्यूमर बेसिकली एक तरीके के हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। ओके, ये किसी प्रोड्यूसर पे यानी ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ। ओके, तो कंज्यूमर वो चीज होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या किसी इकोलॉजिकल फूड चेन में जो एनर्जी, अपना एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, यानी दूसरे चीजों को, दूसरे प्राणियों को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे अपना भोजन पाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर, कंज्यूम कर करके अपने आप को जीवित रखना पड़ता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला ये गलत हो जाएगा। अगले पे देखते हैं। अगला कह रहा है कि डीकम्पोजर्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। बेसिकली जो कंज्यूमर्स होते हैं स्टूडेंट, वो ऑर्गेनिक मैटर को, यानी ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके या कन्वर्ट करके इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर में, इनऑर्गेनिक मैटर बेसिकली यहां पे क्या होगा? डीकम्पोजर। जो डीकम्पोजर होते हैं, बेसिकली डीकम्पोजर की अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गए, ये कुछ डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में आने वाले ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो बैक्टीरिया, फंजाई क्या काम करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर हम उनको बोलते हैं जो डेड बॉडीज होती हैं। डेड बॉडीज, जैसे कोई स्पीसीज है, कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो मर गया है तो उसकी जो बॉडी होती है उसे डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ दिया जाए, वो डिकम्पोजर का काम होता है। तो डिकम्पोजर में बेसिकली आपके बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ये सब आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि डिकम्पोजर कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। नहीं, ये ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ते हैं, ना कि यहाँ पे उल्टा दे रखा है। ओके, तो ऑप्शन 3 और 4 आपका गलत हो जाएगा। तो देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो ये चला गया और ये भी चला गया। यहाँ पे 4 दे रखा है, ये भी चला गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है और बाकी 3 और 4 जो हैं आपके गलत हैं। आई होप ये सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, आगे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के बारे में इनमें से कौन सा सही है? सॉरी, यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट को हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर। ओके, पहले एक इकोलॉजिकल फूड चेन का हम पिरामिड बनाते हैं। सपोज कीजिए ये कोई पिरामिड हो गया फूड चेन का, इसमें मैं एनर्जी या मैरिन ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो पिरामिड वाला टॉपिक आएगा तो मैं इसको डिटेल में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, ये आपका प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ जाएगा, प्रोड्यूसर्स। ओके, इसको खाने वाले जो होंगे वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। ओके, और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले जो होंगे वो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। सेकेंडरी को खाने वाला आपका टॉप कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर हैं, अगर उनकी संख्या की बात किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम इन नंबर। जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर की अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी इकोलॉजिकल फूड चेन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मैक्सिमम इन नंबर। ओके, और अगर टॉप कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर की बात किया जाए तो ये मिनिमम इन नंबर होते हैं, मिनिमम इन नंबर। अगर प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब हो गया। ओके, अगर ये टॉप या टर्शरी कार्निवोर की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया। ओके, जो टॉप पे बैठे हुए हैं बेसिकली उनका नंबर बहुत कम होता है क्योंकि वो नीचे वाले प्राणियों को खाते रहते हैं। तो जो अगर मान लीजिए सपोज फूड जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा, वो ऊपर वाले जो होंगे वो उतना ही कम संख्या में होंगे क्योंकि वो फूड जहां पे सबसे ज्यादा मिलेगा उन्हीं को कंज्यूम करेंगे। अगर फूड जहां से प्राप्त हो रहा है वही अगर नंबर में सबसे कम होंगे तो ऊपर वाले ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। ओके, तो बेसिकली अब हम लोग इस स्टेटमेंट पे आते हैं, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी मेरे कहने का मतलब इसकी बात कर रहा हूं। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर।
यानी पहला जो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये कह रहा है कि जो प्रोड्यूसर होता है इस पे लीस्ट डिपेंडेंट होता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तबाही आ जाएगी, मतलब बेसिकली जो फूड ये इकोलॉजिकल फूड सिस्टम है ये डैमेज होगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रोड्यूसर ही नहीं होगा तो प्राइमरी कंज्यूमर बच के करेगा क्या? जब प्रोड्यूसर होगा तभी तो प्राइमरी कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर करके बचा रहेगा, सर्वाइव करेगा, अदरवाइज वो मर जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर्ड प्रोड्यूसर, यानी इसके कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनकी जो संख्या होती है वो प्रोड्यूसर से ज्यादा होती है। अगर ऐसा हो गया तो मतलब प्रोड्यूसर जब कम है तो प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा हो कैसे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जितना आप जाते जाएंगे पिरामिड में जो नंबर है वो घटता जाएगा। इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया कि सबसे ज्यादा नंबर होता है किसका? प्रोड्यूसर का। ओके, तो ये भी आपका स्टेटमेंट चला गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, ये कुछ सही स्टेटमेंट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोड्यूसर है आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, अगर प्रोड्यूसर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा होगा तभी तो वो ढेर सारा प्रोड्यूस करेगा, वो ऊपर ऊपर की तरफ भोजन जाता जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वो जो इकोलॉजिकल फूड सिस्टम होगा वो बहुत प्रॉपर तरीके से हरा भरा रहेगा। बेसिकली मतलब कहने का ये है कि वो खाना पीना वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ओके, अगर प्रोड्यूसर ही डैमेज हो गया तो ऊपर वाले जितने प्राणी हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म होते चले जाएंगे। तो स्टेटमेंट सी आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो प्राइमरी कंज्यूमर से ज़्यादा होगा। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोर पावरफुल, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी जो होते हैं टर्शरी होता है या टॉप कार्निवोर होते हैं वो बेसिकली और भी ऊपर बैठे होते हैं। ओके, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अच्छा, असर्शन और रीजन के बारे में पूछ रहा है बेसिकली। तो असर्शन रीजन एक एक करके हम लोग देखते हैं। असर्शन कह रहा है कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, यानी इकोसिस्टम के जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट नहीं होते। ये बिल्कुल बकवास और सरेसर गलत ये स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एक दूसरे से वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे तो उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर हम ही लोग अपना एग्जांपल लें, अगर हमारे आसपास अगर मान लीजिए एयर ना हो तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, अगर पानी ना हो तो हम लोग पानी नहीं पिएंगे तो कुछ दिन में मतलब डेड कर जाएंगे। तो ऐसे अगर मतलब भोजन नहीं यानी प्लांट ना हो तो हम लोग भोजन भी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये असर्शन के कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं किसी इकोसिस्टम के वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ पाई जाती है जो भी अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, उसमें से किसी एक चीज को अगर हम लोग रिमूव कर दें तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो आपका असर्शन रॉन्ग हो गया। रीजन क्या कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। बिल्कुल, ये आज के समय में अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वही हमारे पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला के रखी है। ओके, अगर हम लोग बहुत ही नेचुरल तरीके से कंज्यूम करें किसी चीज़ को तो हमारा जो पॉल्यूशन हो इन्वायरमेंट हो उतना पॉल्यूट नहीं हो पाएगा। ओके, हमारी जो अगर देखा जाए ह्यूमन एक्टिविटी के अगर बारे में देखा जाए तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ रही हैं, अलग अलग तरीके की गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो ये बेसिकली जो आप यूँ कह लीजिए कि जो मोटर व्हीकल है वो कंज्यूम क्या कर रहे हैं, वो जो पेट्रोल या डीजल है उनको कंज्यूम कर रहे हैं, जिस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है उसका हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल होता है। ये स्टेटमेंट आपका 100% करेक्ट है। ओके, तो रीजन आपका करेक्ट है लेकिन आपका असर्शन आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग कौन सा है। आपका ऑप्शन डी कह रहा है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 2021 की प्री में पूछ रखा है। ओके, ऐसे ऐसे ही ट्रैप करता है एग्जामिनर बेसिकली, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक वर्ड ही सारा गेम खेल जाता है। अगर यहाँ पे नॉट कहीं बच्चा नहीं पढ़ेगा वो आप इसको भी करेक्ट करोगे, इसको भी करोगे, आप सीधे आ जाओगे ऑप्शन नंबर ए पे। यहाँ पे नॉट दे रखा है, यही ट्रैप कर गया। ओके, अगर यहाँ पे नॉट हटा के इंटर डिपेंडेंट कर दिया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस।
यानी वो कौन सा इकोसिस्टम है जो इस अर्थ सरफेस पे पाए जाने वाले सबसे ज्यादा एरिया को कवर कर रखा है। एक एक ऑप्शन करके हम लोग देखते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। तो आप लोग ये चारों ऑप्शन देख के समझ जाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, लेकिन हम फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर डिजर्ट इकोसिस्टम की बात किया जाए तो इस धरती पे हर एक चीज डिजर्ट के रूप में सबसे ज्यादा नहीं पाई जाती है। ओके, जैसे इंडिया की अगर बात किया जाए तो इंडिया का अगर देखा जाए तो 3.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो एरिया है भारत का, ऐसा नहीं है कि वहां पे सबसे ज्यादा डिजर्ट ही पाए जाते हैं। ओके, पाए जाते हैं लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका डिजर्ट वाला तो लार्जेस्ट नहीं होगा। ग्रासलैंड की बात किया जाए तो ये भी नहीं होगा। माउंटेन की अगर बात किया जाए तो इंडिया में क्या सभी एरिया पे माउंटेन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे? प्लेन है, तो ये भी आपका नहीं है। मैरीन की अगर बात किया जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो बड़ा इकोसिस्टम है आपका मैरीन इकोसिस्टम है, और ये अगर पूरे पृथ्वी की बात किया जाए तो वहां पे लगभग 71% एरिया को कवर कर रखा है। ओके, 71% एरिया को इस धरती पे कवर करने वाला कौन सा इकोसिस्टम है? तो आपका मरीन इकोसिस्टम है। और इसी एरिया में अगर देखा जाए तो 95 टू 97% जो वाटर है वो ये स्टोर करके रखा है। कौन? मरीन इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मरीन इकोसिस्टम इस अर्थ सरफेस पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया को कवर करके रखा है। अगला सवाल कह रहा है कि विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, यानी जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो मरीन की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट उतना है नहीं इंडिया में, इंडिया की बात नहीं पूरे दुनिया में भी उतना नहीं है। ओके, माउंटेन की बात किया जाए वो भी नहीं है, डिजर्ट की बात किया जाए वो भी नहीं है। तो ये बी, सी एंड डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरीन इकोसिस्टम या ओशन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है। 2018 की प्री में पूछ रखा है। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बेसिकली मतलब है कि लैंड इकोसिस्टम। लैंड इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम की बात किया जाए तो इकोसिस्टम बेसिकली दो तरीके की होती हैं। पहला आपका हो गया लैंड इकोसिस्टम, या इसी को हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, आपका सेकंड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इन चारों में से जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से कौन सब कैटेगरी नहीं है। तो अगर माउंटेन की बात किया जाए तो ये धरती पे पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल होंगे। ओके, मरीन की बात किया जाए तो मरीन एक अलग इकोसिस्टम है, ना कि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भाग है। ओके, तो जो मरीन इकोसिस्टम है इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ओके, लोलैंड की अगर बात किया जाए तो ये टेरेस्ट्रियल वाले कैटेगरी में आ जाएगा। सेमी एरिड की बात किया जाए तो ये भी आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएगा। माउंटेन मैंने आपको बता ही दिया कि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ही भाग है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का बेसिकली मतलब वो है कि ऐसे इकोसिस्टम जो कि नेचुरल इकोसिस्टम के सभी जो मापदंड होते हैं या मानदंड होते हैं, यानी जो जो क्राइटेरिया नेचुरल इकोसिस्टम में होता है उसी को फिलफिल करते हैं। बस फर्क इतना है कि ये मैनमेड होते हैं। यानी जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं ये कैसे होते हैं? मैनमेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम ये रफली लगभग ऑलमोस्ट ये नेचुरल इकोसिस्टम की तरह ही काम करते हैं, बस ये आदमी के द्वारा बनाया इकोसिस्टम होता है। इस वजह से इसे हम लोग आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम कह देते हैं। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। पहला दे रखा है राइस फील्ड। राइस फील्ड की अगर बात करें तो ये मैन मेड हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि भगवान तो आके उगाते नहीं है धान को, उगाते तो हम ही लोग हैं राइस फील्ड में। ओके, चावल को हम लोग फील्ड में हम ही लोग उगाते थे, मैनमेड हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात कर रहा है। फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट में ज्यादातर जो चीजें होती है वो नेचुरल होती हैं। ग्रासलैंड में भी ज्यादातर चीजें नेचुरल होती हैं। लेक, अगर तालाब की बात करें तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, लेकिन वो एग्जाम्पल में है नहीं। तो लेक की अगर बात किया जाए तो बहुतायत में जो लेक होती है बड़ी बड़ी वो नेचुरल होती हैं। ओके, इस दुनिया में या इस प्लेनेट पे पाए जाने वाले ज्यादातर जो लेक होते हैं बड़े बड़े वो नेचुरल होते हैं, ना कि आर्टिफिशियल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइस फील्ड।
इट इज अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें तो पिछले सवाल मतलब लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था या जानने की कोशिश किया था कि पारिस्थितिकीय संतुलन इसे हिंदी में कहते हैं। और ये होता क्या है, तो जीवों और पर्यावरणों के बीच जो सामंजस्यपूर्ण संतुलन होता है ना, वही एक स्थिति होती है, उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसमें जो पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोसिस्टम के सभी घटक मतलब ठीक तरीके से काम करते रहते हैं, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी हर तरीके से हर चीज अपना प्रॉपर ढंग से काम कर रही हो, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। तो सवाल क्या कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में जरूरी नहीं है या हेल्प नहीं करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका कटिंग फॉरेस्ट। कटिंग फॉरेस्ट का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों का या पेड़ पौधों का काटना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधों को ग्रो कराना या लगाना। ओके। ऑप्शन सी कह रहा है कि रेन वाटर मैनेजमेंट। रेन वाटर का जो मैनेजमेंट होता है वो भी एक तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस में मेंटेन किया जा सकता है, उसको हेल्प कर सकता है। ओके। बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो ये भी आपका हेल्प करेगा। एफॉरेस्टेशन की बात किया जाए तो ये भी आपका हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर दें या पौधों या फॉरेस्ट या जंगलों को काटें हम लोग, वो इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्प नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। वही सवाल यहाँ पे रिपीट कर दिया, बस ऑप्शन चेंज कर दिया है। ओके। यानी कहने का मतलब है, सवाल के पूछने का मतलब ये है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को इन चारों में से कौन सा डिस्टर्ब कर सकता है। अगर लंबरिंग, ऑप्शन नंबर ए पे चलें, लंबरिंग की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट की, लंबरिंग क्या होता है, तो जो पेड़ पौधे हम लोग काटते हैं ना, यानी लकड़ी क्या, पेड़ पौधों का काटना, लिख लीजिए, पेड़ पौधों का काटना, यही क्या कहलाता है, यही लंबरिंग कहलाता है। ओके। तो पेड़ पौधों को अगर काटेंगे आप तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्पफुल होगा। वन महोत्सव करेंगे तो ये भी हेल्पफुल होगा। ए फॉरेस्टर मैंने पिछले ही सवाल में बता दिया कि जो हम लोग पेड़ पौधों को लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन। तो ये भी आपका मदद करेगा। ओके। लेकिन जो लंबरिंग होता है ये आपका मदद नहीं करेगा इकोलॉजिकल बैलेंस को, ये डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस। फिर से इकोलॉजिकल बैलेंस आप समझ लीजिए कि लगातार 3 सवाल आपको देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ये टॉपिक आप लोग डिटेल में इसका अध्ययन कर लीजिएगा। ओके। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। ये टॉपिक जो है आपका यूपी PYQs में काफ़ी देखने को मिल रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये यूपी PCS में इसके आने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। ओके। तो सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी इकोलॉजिकल बैलेंस का अगर आप मतलब समझ गए तो आप ऑप्शन को ऑटोमेटिक एलिमिनेट करते चले जाएंगे। ओके। वाटर अगर मैनेजमेंट करेंगे, यानी पानी के रख रखाव की बात अगर हम करेंगे, तो इकोलॉजिकल बैलेंस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज है और ये हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेगी, यानी बेसिकली ये इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्पफुल होगी। ओके। एफॉरेस्टेशन अगर हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे वो भी करेगा, बिल्कुल करेगा। इंडस्ट्रियल अगर मैनेजमेंट की बात किया जाए तो इंडस्ट्री ये डैमेज करेगा हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस से, ये रिलेटेड नहीं होगा। ओके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्पफुल होगा, यानी कि ये भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो होगा वो इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स, जो तत्व होते हैं बेसिकली इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। यानी जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की जो साइकिलिंग होती है हमारे इकोसिस्टम में, उसे कहा क्या जाता है। तो केमिकल साइकिल की अगर बात किया जाए तो केमिकल का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना हो जाएगा। बायोजियो केमिकल साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो बायोजियो केमिकल साइकिल यानी जीवों और पर्यावरण के बीच जो रासायनिक तत्वों का चक्रण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल। मैंने वापस में इसको रिपीट कर देता हूँ, जो जीव होते हैं यानी जो जीव हैं, जीव के साथ जो इन्वायरमेंट है,
उनके बीच जो केमिकल तत्वों का चक्रण होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो जियोलॉजिकल साइकिल बेसिकली जो चट्टानों का जो बनना होता है बेसिकली, या उनका टूटना होता है, या एक तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, जियोलॉजिकल साइकिल में। ओके, अगर जियो केमिकल साइकिल की बात किया जाए तो तत्वों की जो प्रकृति होती है यानी नेचर जो होता है वो बार बार घूमते हैं और वापस पुनः उसे उपयोग किया जाता है, वो जियो केमिकल साइकिल की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे इकोसिस्टम की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी से संबंधित कोई ना कोई चीज होगा बेसिकली, यानी लिविंग चीज से कोई संबंधित होगा, तो बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बायोजियो केमिकल साइकिल जो होता है उसमें एलिमेंट का जो साइकिलिंग होती है वो इकोसिस्टम के, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर देखने को मिल जाता है एग्जाम में सवालों के, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। ओके, बायोटिक सक्सेशन की बात किया जाए तो ये नेचुरल चीजों से नेचुरल चीजों के बारे में बात करा है, क्योंकि बायोटिक मतलब होता है लिविंग चीजें हैं। ओके, यानी जब उनके लिविंग चीजों का जब सक्सेशन होगा तो उसके बारे में ये बात करना चाह रहा है। तो ये 5 तरीके का यहाँ हर एक ऑप्शन में 5 वर्ड दे रखा है, न्यूडेशन, माइग्रेशन, इसेसिस, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक वो फेज कौन कौन से होते हैं बायोटिक सक्सेशन के। ओके, तो अगर हम लोग एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करें तो बायोटिक सक्सेशन में जो पहला फेज आता है स्टूडेंट, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूडेशन। ओके, न्यूडेशन का अगर हम लोग मतलब समझें तो न्यूडेशन बेसिकली ऐसी प्राकृतिक या नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की जो सतह है वहां से मिट्टी, चट्टान या कोई और पदार्थ घिस कर उजागर हो जाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू या इरोजन प्रोसेस के थ्रू जो अर्थ के सरफेस पे नेचुरल चीजें पाई जा रही हैं वो अगर इरोड हो जा रही हैं, वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चली जा रही हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूडेशन। ओके, अगर हम लोग इसके दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप इसका हो जाएगा आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन का आप सभी लोग मतलब जानते होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, इसी को माइग्रेशन कहा जाता है। तो मैंने पहले न्यूडेशन वाले में क्या बताया कि कोई भी चीज है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं यहाँ पे मिट्टी हो गया या चट्टान हो गई, अगर यहाँ से ये इरोड हुआ तो ये एक जगह से रिमूव हुआ तो ये कहीं दूसरी जगह जाके बैठेगा, यानी यहाँ से उठा यहाँ जाके बैठ गया। ओके, तो ये क्या किया, ये माइग्रेट किया, यानी पहले हो गया न्यूडेशन यानी इरोजन हुआ इसका, इरोजन के बाद ये मूव किया दूसरी जगह गया तो क्या हुआ, ये माइग्रेट कर गया। अब हम लोग तीसरे ऑप्शन पॉइंट को देखते हैं। तीसरा इसके बाद जो स्टेप होता है वो आपका होता है इसेसिस। इसेसिस का मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि किसी जीव का नए स्थान पर सफलतापूर्वक बस जाना। सपोज कीजिए आप कहीं रहते हैं, वहां से आप माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए, तो आप क्या किए, वहां पे जाके आप बस गए, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसेसिस। यानी सबसे पहले किसी इंसान का या किसी नेचुरल प्रोसेस में न्यूडेशन होता है, इसके बाद वो चीज वहां से जब मूव करती है तो दूसरी जगह चली जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। और जब वो मूव करके किसी तीसरे जगह मतलब दूसरे जगह जाके बस गई, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेसिस। ओके, अब इसेसिस हो गया तो चौथा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब ये है कि बेसिकली वहां पे जाके किसी कार्य के बदले होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसके उत्तर में आप लोग कुछ ना कुछ काम करोगे, यानी जीवन सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली आप वहां पे जाके क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे अपने अपने आप को सरवाइव करने के लिए, और इसके बाद वहां पे फाइनली जाके आप स्टेबल हो जाएंगे, यानी स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी प्राणी या नहीं किसी प्रणाली, प्रक्रिया या समुदाय में स्थिरता आ जाए, उसमें बड़े परिवर्तन नहीं होते, यानी बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होती, आप वहां पे जाके बस गए। ओके, जैसे एक ह्यूमन इंसान एक जगह से माइग्रेट करके दूसरे जगह चला जाता है, उसी तरीके से जो बायोटिक सक्सेशन होता है वो भी लगभग मिलते जुलते ही फेज के थ्रू गुजरता है। तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूडेशन होता है, यानी जो नेचुरल प्रोसेस होती है, वेदरिंग हो गया या वेदरिंग के अलावा आप कह लीजिए कि इरोजन हो गया, उसके द्वारा कोई चीज वहां से हटी, जब वो हटी तो वो माइग्रेट करके दूसरी जगह गई,
जब दूसरी जगह गई तो वो बसी, जब वहां पे बस गया तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेशन, इसेसिस। और इसेशन जब हो गया तो वहां पे क्या हो गया, आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन करना पड़ेगा, तो चौथा स्टेप आपका हो जाएगा रिएक्शन। और जब आप रिएक्शन अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे तो आपका मन करेगा वहां पे बस जाने का, यानी स्टेबल होने का। तो बेसिकली लास्ट या फाइनल जो स्टेप होता है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन। अब हम लोग इस ऑप्शन को मतलब इतने समझने के बाद हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला न्यूडेशन दे रखा है, तो ऑप्शन ए में न्यूडेशन है, इसमें माइग्रेशन दे रहा है, ये तो होगा नहीं। इसमें इसेसिस दिया है, ये भी नहीं होगा। इसमें तो फाइनल दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, न्यूडेशन, माइग्रेशन, इसेसिस, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा और इस पॉइंट को आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब एग्जाम में कई बार ये सवाल आ रखे हैं। मैं सिर्फ यूपी पीएससी का भी पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ कि ये अलग अलग जो पीसीएस लेवल के जो एग्जाम है वहां पे भी पूछ रखा है, यूपीएससी में तो इसके मतलब को पूछ रखा है। ओके, तो ये टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट में। अगले सवाल पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। वही चीज वापस रिपीट कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसेसिस। पहले ऑप्शन में कह रहा है इसेसिस है, फिर माइग्रेशन है, फिर रिएक्शन है, फिर स्टेबलाइजेशन है। स्टेबलाइजेशन लास्ट में तो दे रखा है, ये तो बिल्कुल स्टेबलाइजेशन होगा। यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है लास्ट में, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे इसेसिस दिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन दिया है, यानी इसका कहने का मतलब है इस सवाल का या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बी और सी नहीं होगा। ओके, अब हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं। तो माइग्रेशन हुआ, फिर इसेसिस हुआ, फिर रिएक्शन हुआ, फिर स्टेबलाइजेशन हुआ। और माइग्रेशन से पहले क्या होता था, न्यूडेशन। अगर ये दिया होता तो ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। ओके, वैसे भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका। क्यों? क्योंकि इसेसिस यहाँ पे पहले दे दिया है, माइग्रेशन बाद में दी है। जब कोई इंसान माइग्रेट करेगा, कहीं जाके बसेगा, तो तभी तो वो इसेसिस कर पाता है। तो इसका करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है, इस कॉन्सेप्ट को पहली बार किसने यूज किया था, एल्टन, बेनेट या बर्कली या रैडजल। तो अगर इस इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में धीरे धीरे होने वाले प्राकृतिक बदलावों की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मतलब ट्रांजिट हो जाना, यानी बदल जाना, उसी चीज को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ओके, यानी इकोसिस्टम में, मैं लिख ही दे रहा हूं इसको, इकोसिस्टम में धीरे धीरे होने वाले प्राकृतिक यानी नेचुरल प्राकृतिक बदलावों की प्रक्रिया, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। और ये सबसे पहले यूज किसने किया था, तो उनका नाम था जॉन डब्ल्यू बेनेट। ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा, क्योंकि कभी कभी यूपी पीसीएस में सवाल पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर जो टर्म है इसको किसने प्रतिपादित किया है, या पहली बार यूज किया है, या इसको डिमोन्स्ट्रेट किया है। बेसिकली ऐसे सवाल आते हैं, कई टर्म है कि बायोलॉजी को किसने दिया, इकोलॉजी को किसने दिया, इकोसिस्टम को किसने दिया, तो ऐसे टर्म आते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से कहीं ना कहीं एक जगह लिख लीजिएगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है, इसको पहली बार किसने यूज किया था, तो जॉन डब्ल्यू बेनेट। यानी इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल निच, इकोलॉजिकल निच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले इकोलॉजिकल निच होता क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यानी इकोलॉजिकल निच का मतलब है कि किसी जीव की अपने पर्यावरण में भूमिका और स्थान को पारिस्थितिकी निच कहते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे कि जो इकोलॉजिकल निच होती है बेसिकली ये किसी स्पीसीज का उस जगह पर पर्टिकुलरली जहां पे वो रह रहा है, यानी इज द रोल ऑफ पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज इन इट्स environment, how it lives, survives and interacts with both biotic and abiotic factor को, इसी को हम लोग बोलते हैं निच।
यानी कोई जीव जो अपने पर्यावरण में रह रहा है वहां पे उसका क्या रोल होगा, व्हाट इज उस पर्टिकुलर स्पीसीज का रोल है और उसका क्या पोजीशन होगा, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं निच। ओके, और इकोलॉजिकल निच की बात करें यानी इकोलॉजी, इकोलॉजी के टर्म में ये सवाल पूछ रहा है। अगर इसमें देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तो इकोलॉजिकल निच में ये मतलब किसी जीव के बारे में, वो क्या खाता है वो शामिल हो जाता है, वो कहाँ रहता है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, उसका व्यवहार कैसा है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के प्रति, वह कैसे प्रजनन करता है या अन्य जीवों के साथ उसके क्या संबंध है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सब किस कैटेगरी में आ जाएगा, इकोलॉजिकल निच की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट वन कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम। ये काफी लंबा टंबा टर्म दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है बेसिकली। इसके कहने का मतलब यह है कि यह उन परिस्थितियों की, यानी स्टेटमेंट वन जो है इसका अगर हिंदी रूपांतरण किया जाए तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि यह उन परिस्थितियों की सीमा को दर्शाता है जिन्हें यह सहन कर सकता है और यह जिन संसाधनों का उपयोग करता है और पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी कार्यात्मक भूमिका को भी दर्शाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो इकोलॉजिकल नीच में है कोई भी होता है वो इसी तरीके से रोल अपना अदा करता है। और स्टेटमेंट दो कह रहा है कि ईच स्पीसीज हैज अ डिस्टिंक्ट निच, यानी हर एक स्पीसीज का अपना एक अलग निच होता है। ये भी आपका बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कोई भी दो स्पीसीज नेवर ऑक्यूपाई द सेम निच इन द सेम हैबिटेट फॉर लॉन्ग, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो स्पीसीज एक निच में सेम हैबिटेट लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए नहीं ऑक्युपाई कर सकता है। ओके, इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये एक तरीके का प्रिंसिपल होता है। इसमें क्या होता है कि कोई एक स्पीसीज, पहले मैं लिख दे रहा हूं कॉम्पिटिटिव, सॉरी, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कंपटीशन का मतलब होता है कि एक दूसरे से लड़ना है पहले, एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि बाहर कर देना। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी एक तरीके का ये प्रिंसिपल है जिसमें ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी दो स्पीसीज कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम निच इन द सेम हैबिटेट फॉर लॉन्ग, यानी लंबे समय तक कोई भी दो स्पीसीज एक ही हैबिटेट को ऑक्युपाई नहीं कर सकती बेसिकली। इसके कहने का मतलब ये है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल निच, यानी ये भी 2024 में आ रखा है। ओके, यानी इकोलॉजिकल निच और इकोलॉजिकल बैलेंस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिहाज से। तो यहाँ सवाल क्या कह रहे हैं कि इकोलॉजिकल निच में यानी जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन सा सही नहीं है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है स्टेटमेंट की डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीच, या बिल्कुल किसी के पास पावर होगी तो उसके पास एरिया ज्यादा कवर करने की क्षमता होगी। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम्स लार्ज इन इकोलॉजिकल नीच ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, यानी कहने का मतलब इसके है कि अगर जो रिसोर्सेज हैं वहां पे वो सफिशिएंट हैं तो जो स्पीसीज हैं वो जो उस इकोलॉजिकल सिस्टम में जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो ज्यादा होंगी। यानी ऑब्वियस बात है अगर किसी के पास खाना ज्यादा है तो वो परिवार उसके ज्यादा पालने की क्षमता होगी। ओके, तो अगर रिसोर्स किसी इकोलॉजिकल सिस्टम में ज्यादा है तो वहां पे नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी किसी इकोलॉजिकल निच में। ओके, स्टेटमेंट सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम्स स्मॉल इन इकोलॉजिकल निच इफ द रिसोर्स आर सफिशिएंट। अगर रिसोर्स मतलब सफिशिएंट है तो वहां पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कम कैसे होंगी। ऑब्वियस बात है किसी के पास बहुत पैसा है तो उसके परिवार को पालने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, तो यानी वो कई भी फैमिली मेंबर को पाल सकता है। ओके, अगर किसी के पास पैसा ही नहीं, गरीब आदमी है, वो रोजी रोटी दिहाड़ी कर रहा है तो वो कैसे सरवाइव करने के लिए मतलब ज्यादा लोगों को सरवाइव करा सकता है। ओके, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है वही कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो जो ये स्टेटमेंट आपका ये बी सी है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
जो यहाँ पे अगर लार्ज दे रखा है, यानी अगर रिसोर्स किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो उसके पास नंबर ऑफ स्पीसीज यानी नंबर ऑफ मेंबर भी पालने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका स्टेटमेंट बी आपका करेक्ट होगा, लेकिन स्टेटमेंट सी आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि वो स्मॉल दे रखा है। ओके, और जब भी आपको दो ऐसे स्टेटमेंट मिले जो मिलते जुलते हैं तो उन्हीं में से एक आंसर होने के चांसेस लगभग ऑलमोस्ट 90% बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक वर्ड का मतलब यहाँ पे हेरा फेरा है। कौन सा वर्ड है? एक में दे रखा है लार्ज और एक में दे रखा है आपका स्मॉल। ओके, यहाँ पे लार्ज दे रखा है, यहाँ पे स्मॉल दे रखा है, बस यही हेरा फेरा है, बाकी दोनों स्टेटमेंट लगभग सेम है। और ये 90% चांस होता है कि इन्हीं में से दोनों में से किसी एक को आंसर देखा जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन डी को भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीसीज बिकम्स मिनिमम इफ द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विटेबल इन हैबिटेट, यानी किसी इकोसिस्टम में जो रिसोर्सेज हैं अगर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बंटवारा हुआ है, वो इक्विटेबल यानी समान रूप से हुआ है, तो जो डोमिनेंट किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की जो डोमिनेंस है वो सबसे कम हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि जो एक स्पीसीज अगर बंटवारा हर जगह प्रॉपर तरीके से हुआ है तो उसका उतना खौफ वहां पे नहीं चलेगा, इस वजह से जो उसका डोमिनेंस है वहां पे कम हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। ये 2024 के मतलब प्रीलिम्स में पूछ रखा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड। बेसिकली ये एक तरीके का डेफिनेशन पूछ रखा है और ये डेफिनेशन का मतलब क्या होगा? द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं सेरे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो पूछा है इस स्टेटमेंट का मतलब ये बेसिकली सेरे का डेफिनेशन दे रखा है, यानी द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसको सेरे कहा जाता है। ओके, किसी विशेष क्षेत्र में कृत्रिम रूप से परिवर्तित होने वाले समुदायों के संपूर्ण क्रम को क्या कहा जाता है? तो इसे सेरे कहा जाता है। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो आप जरूर अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा, और मुझे मतलब आगे ऐसे मतलब लेक्चर को इस लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए आप लोग अपना सजेशन हमको बिल्कुल दीजिएगा कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं। बेसिकली आप जो कमियां हैं उसको गिनाइएगा, जो क्योंकि मुझे उसी से मोटिवेट होने को मिलेगा, और आगे चल करके मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूंगा जो चीज़ यहाँ पे कमी है, जिस चीज़ की कमी है उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आप सभी लोग यहाँ तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।